पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कोर्स में तो वैसे वाइटामिन भी थे और एंजाइम्स भी थे, लेकिन इस साल थोड़ा सा जो कम किया है वो लास्ट का कम कर दिया है। इस साल मेन फोकस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पे है। चैप्टर 5 मार्क्स का है, इजीएस्ट 5 मार्क्स है, मुफ्त के हैं, 4 से 5 नंबर एकदम फ्री के हैं। तो बच्चों हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट। बेटा पहला वर्ड आया, कार्बोहाइड्रेट का मीन क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इनिशियली ये सोचा गया कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो ऐसे होते हैं, CxH2O Y का है। एक जनरल फॉर्मूला दे दिया गया कि ये कार्बन के हाइड्रेट हैं और इनका एक जनरल फॉर्मूला ये है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम आने लगी, कई कार्बोहाइड्रेट हमें ऐसे मिल गए जो ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे। जैसे रेमेनोज एक है, दैट इज रेमेनोज, और इस रेमेनोज का फॉर्मूला समवॉट C6H12O5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये O6 होता तो हो जाता, नहीं हो रहा फॉलो। ठीक है, ऐसे ये कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा। और अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, दैट इज CH3COOH, इसको अगर लिखते हैं तो C2H2O2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप लिख के देखें तो आप HCHO को H और ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये भी फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट है? तो उन्होंने कहा भाई ये डेफिनेशन हटाओ, एक नई डेफिनेशन लानी पड़ेगी। ये डेफिनेशन फेल हो गई। जो कार्बोहाइड्रेट है वो फॉलो नहीं कर रहे और जो नहीं है वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको हटा दिया। आज की तारीख में इसका नया नाम रख दिया गया है बेटा, दैट इज सैकेराइड। भले ही हिट अभी भी वही है, अधिकतर लोगों को वो कार्बोहाइड्रेट वर्ड ही पता है, लेकिन अब इसका नाम सैकेराइड कर दिया है या पॉलीसैकेराइड कर दिया है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अभी भी लेकिन चल वही रहा है। अगर आपको याद हो, जिम में जाओ, कहीं जाओ और डेली लाइफ में कोई बात करे, इसमें कार्ब बहुत है, कार्ब बहुत है ना। तो अब सैकेराइड कहना चाहिए उन्हें। तो व्हाट आर बेसिक सैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन क्या है बच्चों? इसकी ये डेफिनेशन निकाली गई है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा चाहे दो ही क्यों ना हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, यानी अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप हो, एक एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप हो, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन हो, और ये ऑप्टिकल एक्टिव हो, ऑप्टिकल एक्टिव हो। तो मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट में ये इंक्लूड किया गया है। वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहला सकते हैं जिन कंपाउंड में या तो ये है या वो हाइड्रोलिसिस के बाद ये थे। those compounds which have these or on hydrolysis give these। तो क्या बन गए बेटा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आज की? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड आर टर्म्ड एज कार्बोहाइड्रेट, और या फिर the compounds which on hydrolysis gives such compound। वो कंपाउंड बेटा जो हाइड्रोलिसिस के बाद ऐसे कंपाउंड दे दे, और the compounds which on hydrolysis gives such units are known as carbohydrate। ठीक है, मतलब जो सिंपलेस्ट सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होगा वो ये होगा, जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होगा वो होगा ग्लिसरल डिहाइड। क्यों? क्योंकि इसमें दो OH आ गए, एक एल्डिहाइड आ गया, और यहाँ ये कार्बन कायरल है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव भी है। वो कार्बन जिससे चारों वैलेंसी में डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं वो कार्बन कायरल कहलाते हैं। तो इसमें कायरल कार्बन भी है। तो बेटा ये वाली चीज आपके लिए क्या है? कार्बोहाइड्रेट या सिंपलेस्ट कार्बन। पहला वर्ड सबको समझ में आ गया? तो अभी तक की पढ़ाई से आपको क्या आ जाना चाहिए कि अगर कोई पूछे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, तो ये डेफिनेशन बोलेंगे या ये कहेंगे वो कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस से ये चीज दे दें वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन,
कि कार्बोहाइड्रेट टर्म क्यों ज्यादा सुटेबल नहीं है वो समझ में आ गया, क्योंकि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन और एक जनरल फॉर्मूला आ गया CH2O वाइट एंड, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट उसको शो नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं है फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, 3-4 तरीके का क्लासिफिकेशन है, एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन हम करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन का नाम रखा गया है, ये हमने कह दिया है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो ये जो क्लासिफिकेशन पहला है, ये है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट को हम पानी में घोलें, हाइड्रोलाइज करें, तो ये कितनों में फिर टूट सकता है आगे। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो आगे नहीं टूटता, मतलब कि सर और कितने कार्बोहाइड्रेट है, बना सकते हैं? ये फर्दर छोटी यूनिट्स में नहीं टूट रहा बेटा, इट इज टर्म्ड एज मोनोसेकेराइड। क्लियर है बेटा मोनोसेकेराइड क्या है? जैसे फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, तो वो जो फंडामेंटल यूनिट है वो ये सर, ठीक है, ये आगे किसी और से मिलके नहीं बनी है, वैसा ही कुछ समझिए। तो वो कार्बोहाइड्रेट विच कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड आर मोनोसेकेराइड। ऑब्वियसली ओलिगो, बेटा ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी 2 से लेके 10 तक कह लीजिए। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसेकेराइड दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, या अप टू 10 मोनोसेकेराइड दे रहे हो, उन्हें ओलिगो कहते हैं। तो बच्चों ओलिगो का मतलब है फ्यू, 2 से लेके 10 के बीच। सर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स देगा वो सर हाइड्रोलिसिस के वाले बाद? नंबर कितने आ जाएंगे? हेलो ओलिगो में आ जाएंगे। ठीक है, जो तुम्हारे आने भी उतने ही है। ठीक है, हेलो तो सर। ओलिगो में आपके नंबर का मतलब 2 और 10 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ओलिगोसेकेराइड? ओलिगोसेकेराइड का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो गया बच्चों? आई होप तो आपको क्लियर है बेटा। ओलिगो का फर्दर क्लासिफिकेशन डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। अरे वो जो, अच्छा हाँ बेटा अब बोलो, मैंने कान में नहीं लगा रखा था, मेरे को लगा कि बच्चा क्या लगाना। हाँ सर पूछो बेटा। हाइड्रोलिसिस के बाद सर वो मतलब कार्बोहाइड्रेट ही देगा सर मोनोसेकेराइड जो? हाँ ये तो ऑब्वियसली है, कार्बोहाइड्रेट मतलब सेकेराइड यूनिट अब नाम हो गया नया, नई यूनिट सेकेराइड हो गई। और जैसे फिजिक्स में होता है ना सिंपल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, वैसे हम कह रहे हैं। और बेसिकली मोनोसेकेराइड मतलब एक छोटी यूनिट है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, कई सारे अल्कोहल हो सकते हैं और ऑप्टिकल एक्सेप्ट, ये मोनोसेकेराइड है। और जो डाइसेकेराइड है उसमें यही मोनोसेकेराइड 2 बारी है, और जो पॉलीसेकेराइड है उसमें यही मोनोसेकेराइड हजारों बारी है। यानी ये टूटने के बाद, हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मोनोसेकेराइड देते हैं, ये हाइड्रोलिसिस के बाद हजारों देते हैं, और ये मोनोसेकेराइड जो आगे नहीं टूटते ये है। ठीक है, और ये हमारे कोर्स में डिटेल है। हमारे कोर्स में 3 डाइसेकेराइड कोर्स में है, जो अभी चैप्टर में आगे दिखाएंगे हम आपको। 3 डाइसेकेराइड कौन कौन से हैं हमारे कोर्स में बेटा? इतना पता होना चाहिए, सुक्रोज, सुक्रोज, दूसरा चलिए अब धीरे धीरे बताऊंगा। सुक्रोज है, लैक्टोज है, और मिल्क शुगर जिसे हम कहते हैं, और माल्टोज है। ये 3 हमारे कोर्स में हैं जिनमें हमें लिंकेज भी याद करनी है। ठीक है, और ऐसे पॉलीसेकेराइड लिख लिया होगा, विच आर फॉर्म बाय मेनी यूनिट्स, 10 से ज्यादा जितने भी हो वो सब पॉलीसेकेराइड्स हैं, या ये कह सकते हैं इट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मेनी यूनिट्स। क्लियर है? तो बेसिक भाषा में अगर हम बात करें, एकदम लेमन लैंग्वेज में ना, और सिंपल करें अगर नहीं समझ में आया तो, बीड्स होते मोती। ठीक है, एक मोती को हमने एक वो कह दिया मोनोसेकेराइड, और कई मोती जोड़ के हमने उसकी रिंग बना ली, चेन बना ली, माला बना ली, तो वो हमारा पॉलीसेकेराइड हो गया। अगर 2 या 3 जोड़े हैं तो ओलिगो में आ गया। बेटा ये कहना चाहते हैं, इज इट क्लियर? कोई डाउट है अब यहां तक? पॉली का मतलब पॉलीमर, पॉली का मतलब हजारों। अगर आपको ओलिगो समझ में आ गया तो पॉली नहीं आया तो मजाक कर रहे हो आप। ओलिगो मतलब वो चीज जब टूटने के बाद 2 देगी। जैसे अभी मैं, जब आपको नहीं समझ में आया तो मैंने आपके 2 तमाचे मारे, सपोज 2 बारी झापड़ मारा, तो ये डाई में आया। 3 मारे होते तो ट्राई में आता, और मैं रुक ही नहीं रहा होता, गिने बिना मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा, तो ये पॉली में आ जाएगा। बहुत सारे है ना,
नहीं तो इस साल में तो कर ले, फिलहाल ये क्लियर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट बेटा, अगला क्लासिफिकेशन हमारा जो है सेकंड क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज टेस्ट के हिसाब से। कुछ कार्बोहाइड्रेट खाने में टेस्ट में हमें मीठे लगते हैं, तो हमने उनको नाम रख दिया है शुगर। ठीक है, शुगर्स किन्हें कह रहे हैं? दो कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर शुगर, और जो नहीं है स्वीट, नॉन शुगर। तो भैया दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, शुगर एंड नॉन शुगर। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर शुगर, कोई भी मोनोसेक्राइड है तो शुगर ही होता है, वो स्वीट इन टेस्ट ही होता है। और डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड डिपेंड करता है कि वो 100% हाइड्रोलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिलहाल ऑल मोनोसेक्राइड शुगर है, ये याद रखना है। और अभी आएगा बेटा दैट इज फ्रक्टोज, ये स्वीटेस्ट शुगर है, ये याद रखिएगा। कई बार डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, विच इज स्वीटेस्ट शुगर, दैट इज फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट। मतलब शुगर का जो मेजरमेंट किया गया, एक यूनिट बनाई गई है, स्वीटनेस की भी यूनिट्स बनाई गई हैं, कौन कितना ज्यादा मिठास देगा पर ग्राम से, तो फ्रक्टोज में उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। इट इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। चलिए, ये तो इस चैप्टर में कई बार अब आना है बच्चों, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज तो बार बार आने हैं, बाकी होगी आसपास यही स्पेलिंग, मतलब ये सारे लेटर्स इसमें हैं, एक आध आगे पीछे होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना। हमें टेंशन सिर्फ उन शब्दों में लेनी है जहां एक लेटर बदलने से नाम बदलता हो, कोई नई चीज आ जाती हो, ठीक है। तो आप उस स्पेलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, और अदरवाइज कहाँ से होके कहाँ तक जाती है, क्या क्या आते हैं बीच में, बस इतना ध्यान हो तो चल जाएगा, ठीक है। चलिए, एक क्लासिफिकेशन और दिया गया है जिसका नाम रखा है रिड्यूसिंग और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग। बच्चों आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हो, आपको याद होगा एक रिएक्शन थी टॉलेंस रिएजेंट, याद है? आपने वहां पढ़ा था एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देते हैं और कीटोन्स नहीं देते, वहां पढ़ा था, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट सेलिंग सोल्यूशन, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट के साथ, जो भी कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देते हैं, दे आर टर्म्ड एज, बेटा वो क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग, ठीक है। और जो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते वो नॉन रिड्यूसिंग। और इसमें भी याद रखना है ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वो सब क्या है? रिड्यूसिंग। लिख लीजिए पॉइंट करके। reagent or gives silver mirror with tolerance reagent, जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर दे देंगे, सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट आर रिड्यूसिंग शुगर, ये बच्चों कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर, आर रिड्यूसिंग शुगर। बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेंगे वो कहलाएंगे आपके रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और इसी में एक लाइन और जरूर लिखना, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं सबके सब रिड्यूसिंग शुगर हैं, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है बेटा। अब मोनोसेक्राइड को एक बार फिर देखना पड़ेगा। मोनोसेक्राइड में बेटा एक बार फिर से देखिए, मोनोसेक्राइड में एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में एक क्लासिफिकेशन और है, ठीक है बेटा। क्या क्या देख रहे हैं हम? नंबर ऑफ कार्बन एंड नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। बच्चों इसमें मोनोसेक्राइड में नाम रखे गए हैं एल्डो ट्राइओज, फिर एल्डो टेट्रोज, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या है एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज? इसी में एक और है एल्डो पेंटोज,
फिर है एल्डोहेक्सोज, मेनली ये जो एल्डोहेक्सोज है तुम्हें ये याद रखना है। और ऐसे ही एक और नाम है कीटोट्राइओज, कीटोट्राइओज। यहाँ ओज वर्ड जो है बेसिकली बच्चों वो ओज वर्ड रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। और ऐसे ही फिर वर्ड आ गया कीटोटेट्रोज। क्या बच्चों समझ में आया? ठीक है, हाँ अभी तो है, अभी है। हाँ हाँ, क्या हो गया? नहीं नहीं पूछ रहे तो बता। नहीं हम तो अभी भी करेंगे, हम तो स्टार्टिंग टू एंड। खाना तो खाया है यार गलती से, लेकिन तुम मंगा लो, हम सब मैनेज, वी विल मैनेज। नहीं नहीं हम मैनेज करते रहेंगे, आप मंगाओ, ये भी खा लेंगे अभी, ये फिर दोबारा खा लेंगे, क्या काहे टेंशन ले। चलिए बेटा लौट गया ये। तो अब ये वाले वर्ड हैं ट्राइओस टेट्रोस। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कार्बन। तो ये जो ट्राई टेट्रा ये नंबर ऑफ कार्बन है। और लिखा है नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन, नेचर ऑफ कार्बोनिल। तो व्हाट इज एल्डोट्राइओस? एल्डोट्राइओस क्या है? ये रहा एल्डिहाइड, और बेटा ये रहे दो अल्कोहल, ये रहे दो अल्कोहल, और ये रहा एल्डिहाइड। समझ में आया? तो ये ट्राई का मतलब 3 कार्बन, और एल्डिहाइड ग्रुप होना तो ट्राइओस। व्हाट इज कीटोट्राइओस? बेटा ये रहे दो अल्कोहल, क्योंकि आपको याद है ना कार्बोहाइड्रेट में एक से ज्यादा अल्कोहल होने ही चाहिए। तो ये रहे दो अल्कोहल, और ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। तो ये हो गया बेटा कीटोट्राइओस। ऐसे ही एल्डोटेट्रोज क्या होगा? तो बेटा एल्डोटेट्रोज में टोटल 4 कार्बन होंगे, और 4 कार्बन में ये रहे 4 कार्बन, 3 अल्कोहल और 1 एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डोटेट्रोज। ऐसे ही बेटा कीटोटेट्रोज होगा, समझ में आ ही गया होगा, टोटल 4 कार्बन होंगे, ये है। फिर आएगा कीटोपेंटोज, और एक आएगा कीटोहेक्सोज। तो हमें फोकस करना है कीटोहेक्सोज पे। तो बच्चों कीटोहेक्सोज क्या है या एल्डोहेक्सोज क्या है, ये हम यहाँ आपको शो कर रहे हैं। ये रहा CHO ग्रुप, और ये रहा CHOH 4 बारी। ठीक है, आप एक साथ भी लिख सकते हो बच्चों, CHOH 4 बारी, और ये रहा CH2OH। तो इसका नाम है बेटा ग्लूकोज। आप यहाँ देख सकते हो ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, और ये कहलाएगा आपका एल्डोहेक्सोज। ये एल्डोहेक्सोज का मेंबर होगा। हमारे कोर्स में ग्लूकोज डिटेल में है, फ्रक्टोज डिटेल में है, तो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। और बच्चों अगर मैंने यहाँ कीटोन ग्रुप लगा दिया, तो ये जो बना है टोटल 6 कार्बन का ही बना रहा हूं मैं, और इस 6 कार्बन में 1 2 3, ठीक है, इस 6 कार्बन में बच्चों ये वाले 3 अल्कोहल सेकेंडरी हैं, ये 2 प्राइमरी। फिलहाल टोटल 6 कार्बन है, और ये जो चीज अब आपके सामने दिख रही है ये है बेटा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज का मेंबर है, और ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज का मेंबर है। मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है C6H12O6, बट ये इसके मेंबर है। डन। यहां तक चैप्टर में कोई डाउट? बताइए बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें एक क्लासिफिकेशन था रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग जो ज्यादा पूछा गया है, एक क्लासिफिकेशन था मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड जो 1 नंबर में आ चुका है कई बार, एंड फॉलोड बाई एक क्लासिफिकेशन ये चल रहा है जो कि नंबर ऑफ कार्बन एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे है। और बेटा नंबर ऑफ कार्बन और नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे जो है उसमें एल्डो टेट्रोज पेंटोज हेक्सोज ये सब है। बोलो क्लियर है? हाँ बेटा बोलिए। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का क्या है? तो बच्चों इसमें क्या था कि टॉलेंस रिएजेंट नाम का एक केमिकल है जिसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से जनरली होती है, और वो एल्डिहाइड चले जाते हैं एसिड में, और टॉलेंस रिएजेंट चेंज हो जाता है सिल्वर मिरर के प्रेसिपिटेट में। तो जो कार्बोनिल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन इससे मतलब नहीं है, क्योंकि सारे मोनोसेक्राइड ये टेस्ट देते हैं। जो कार्बोनिल ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद सिल्वर मिरर बनाता हुआ दिखेगा या टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर में चेंज कर देगा, वो सारे कार्बोनिल कहलाएंगे रिड्यूसिंग।
और जो नहीं करेंगे वो नॉन रिड्यूसिंग। कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट यहां तक पूछना है? बोलो। अब हमारा पहला मेंबर है कार्बोहाइड्रेट में, या एक ही हमें हेडिंग डिटेल पढ़नी है, ग्लूकोज। तो बच्चों ग्लूकोज का बेसिकली कोई लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता नहीं है, मतलब हम एलिमेंट से तो कभी ग्लूकोज बना नहीं सकते, हम दूसरे कंपाउंड से भले चेंज कर लें, क्योंकि ये नेचर ने अपने हाथ में रखा है। ये पेड़ जो है वो कार्बो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन कर रहे हैं उसी से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज अगर आपको बनाना है तो आप कह सकते हो ये कंपाउंड है C12H22O11, जिसे आप सुक्रोज कहते हो, उस पर पानी डाल दो और इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस मैंने दिखाई है, तो यहाँ पे बन सकता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्या आपको याद आया मैंने दो बारी क्यों लिखा है C6H12O6? याद आ गया बेटा? इनका फॉर्मूला सेम है बट ये दो अलग कंपाउंड है, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, और इसमें जो एंजाइम है उसका नाम है इन्वर्टेज। एक्चुअली में ये प्रोसेस कहलाता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। बच्चों इसे क्यों कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर? आपको अगर समझ में आ रहा हो बेटा, ये ऑप्टिकल एक्सिस, ये लाइट को घुमाता है डी फॉर्म, क्लॉकवाइज कह लो। ये फ्रक्टोज ऑप्टिकल एक्सिस बट लाइट को घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ओवरऑल रिएक्शन खत्म हो रही होती है या फ्रक्टोज एक क्वांटिटी में ज्यादा बनने लगता है, तो ये लाइट जो पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी उसी सोल्यूशन में लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। तो लाइट का क्लॉक से एंटी क्लॉक आना, उल्टा हो जाना, उल्टे होने के लिए वर्ड हो गया इन्वर्जन, और इसीलिए प्रोसेस का नाम कह दिया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और जो एंजाइम ले रहे हैं उसी के हिसाब से नाम रख दिया, इन्वर्जन के हिसाब से बेटा नाम इन्वर्टेज। तो यहां से हम ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, दैट इज सेलुलोज, जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, समवॉट C6H10O5 n टाइम्स, ये एक पॉलीसेक्राइड है, n टाइम्स वाटर ऐड करिए और ये भी बन जाएगा ग्लूकोज में। तो यहां से याद रहता है कि दैट इज जो सेल्यूलोज है हमारा, जो हमारा स्टार्च है, वो वो ग्लूकोज के ही पॉलीमर है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। डन? बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? ये तो प्रिपरेशन की बात हो गई, बट मेन है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करना है, वो मिटा दूं इसे? हाँ एक ही बात है, सेलुलोज एनिमल्स में सॉरी प्लांट्स में होता है, प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, बल्कि आप ज्यादा सही कह रहे हो, आई एम सॉरी, यहाँ हमें स्टार्च लिखना चाहिए, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल जो है इतनी इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होगी। प्लांट की सेल वॉल हम यूजुअली डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं होती वो, जितने हर्बीवोरस होते हैं ना उनके लिए होता है बेसिकली, वो डाइजेस्ट नहीं होता। चलिए स्टार्च इज बेटर, जैसे आलू के अंदर, चावल के अंदर जो स्टार्च होता है वो इजीली हाइड्रोलाइज होगा। मिटाऊं? नाउ अब हमें स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना है इसका, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेटा ये तो रिएक्शंस करेंगे तभी पता लगेगा, समझ में आ रहा है? तो आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी हमें कुछ पता करना होगा तो हम कुछ टेस्ट करके देखेंगे तो पता लगेगा। तो ग्लूकोज की हमने कुछ रिएक्शंस की जिससे स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हुआ। ग्लूकोज की हमने पहले रिएक्शन की बाय हीटिंग विद HI, रिएक्शन या हीटिंग विद HI, प्रोलॉन्ग, काफी टाइम तक HI के साथ हीट किया और क्या मिला? HI के साथ हीट करने पे ग्लूकोज ने हमें बना के दिया N-हेक्सेन। ग्लूकोज की जब HI से रिएक्शन हुई तो N-हेक्सेन मिला। बेटा बता इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, क्या आप निकाल सकते हैं HI की रिएक्शन में? बोल बेटा। यहां जो N-हेक्सेन मिला उससे पता चला कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में लगे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन का एल्केन बना है। और HI का काम क्या होता है? HI का काम रिडक्शन होता है, तो वो जो एल्डिहाइड था, वो जो अल्कोहल थे वो हटा दिए इसने, तो HI ने एल्डिहाइड अल्कोहल हटा के एल्केन बना दिया।
और वो स्ट्रेट चेन एल्केन बना। इससे प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में लगे। समझ में आया? तो हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये तो पता है फॉर्मूला ये है, अब इसमें कौन कौन से ग्रुप है और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लगे हैं वो बता रहे हैं। तो पहले हमने HI से रिएक्शन करके क्या बता दिया कि 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिख लिया आपने। रिएक्शन विद HI, उसमें डैश के लिख लिया नॉर्मल हेक्सेन ऑक्टेन, नॉर्मल हेक्सेन ऑक्टेन। इट गिव्स, बेटा इससे क्या पता चला, it gives that, it interprets that all the 6 carbon in the glucose are present on straight chain, या glucose is a straight chain compound। इससे इंटरप्रेट हो रहा है ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ग्लूकोज इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक, नाउ अब हमने इसकी रिएक्शन करा के देखी बच्चों, अब हमने इसकी रिएक्शन कराई PCl5 से। ठीक है, तो अगला हमने लिखा रिएक्शन विद PCl5। क्या बना होगा बेटा, जब ग्लूकोज की PCl5 से रिएक्शन कराई तो देखा ग्लूकोज पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड। क्या मिल रहा है, पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव्स, पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज ऑब्टेन्ड। ग्लूकोज के पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव मिल रहे हैं, यानी 5 क्लोरीन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमने रिएक्शन कराई इसकी एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई, क्या बना बेटा, बेटा इससे बना क्या होगा, एसिड क्लोराइड से यहां बना ग्लूकोज पेंटाएस्टर, पेंटाएस्टर ऑब्टेन। एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पे बच्चों पेंटाएस्टर बन गए। बेटा इन दोनों रिएक्शन से क्या प्रूफ हो रहा है, इन दोनों रिएक्शन से क्या प्रूफ हो रहा है, अगर आपको याद हो एसिड से एस्टर कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं बेटा, एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनते हैं, याद आ रहा है? दैट मीन्स एसिड की अल्कोहल से करते हैं तो एसिड तो हम बाहर से डाल रहे हैं और एस्टर बन रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में अल्कोहल है, और पेंटा एस्टर बन रहे हैं यानी 5 अल्कोहल है। PCl5 OH को हटा के Cl लगाता है, 5 बारी कर रहा है तो 5 OH। तो ये क्लियर हो गया ग्लूकोज में OH ग्रुप 5 है। ठीक है, तो these two reaction interpreted tells signifies that glucose has 5 OH group, 5 OH ग्रुप है। These two reactions signify glucose has 5 OH group, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है बेटा। कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई डाउट? तो आपने लिख लिया होगा रिएक्शन विद PCl5 और रिएक्शन विद ये। ठीक है, ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप। ठीक, क्या हुआ, बुलाऊं, बुलाऊं सर को, बाहर है तो मुझे लग रहा है मैं तो बाहर ही देखते रहता हूँ, ये बाहर कहाँ तक जाएगा, है ना, इसलिए बाहर देखना बहुत जरूरी है। क्या पता ये कहाँ से कहाँ गोली मार ले, गोली नहीं मारने को मैंने। चलिए बेटा, ग्लूकोज का पेंटाएस्टर आ गया ये। ठीक है, अगला अब हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, अब क्या प्रूफ करना है बताओ। ग्लूकोज में हमने स्ट्रेट चेन प्रूफ कर लिया, 5 OH है ये प्रूफ कर लिया। स्ट्रक्चर देखो आपको समझ में आ जाएगा ग्लूकोज में। अब क्या प्रूफ करना है, एल्डिहाइड है या नहीं है, कार्बोनिल है या नहीं है। तो अगली रिएक्शन हमने करा के देखी, दैट इज रिएक्शन विद HCN। बेटा HCN से रिएक्शन कराई, क्या बना होगा बताओ, लेट कीटोन पढ़ चुके हो, बताओ क्या बना होगा बेटा, साइनोहाइड्रिन बना होगा, साइनोहाइड्रिन ऑब्टेन हो रहा है ग्लूकोज की HCN से साइनोहाइड्रिन। बताओ बेटा
साइनोहाइड्रिन बन गया। एक और लिख लेते हैं, चलो हमने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमीन से, याद है कुछ? हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? NH2OH इज नोन एज हाइड्रोक्सिल अमीन। हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराई, ठीक है बेटा। और हाइड्रोक्सिल अमीन से कराने पे हमें यहाँ कंपाउंड मिल गए ग्लूकोज के ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराने पे क्या मिल गए? ऑक्साइन, ठीक है। अब बेटा इन दोनों रिएक्शन से क्या प्रूफ हो रहा है बताओ? इन दोनों रिएक्शन से क्या प्रूफ हो रहा है? वेरी गुड। नहीं नहीं, अभी एल्डिहाइड कहां से आ गया? अभी आप कहोगे सीधा कार्बोनिल है। कार्बोनिल मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। तो अभी हमने पहले प्रूफ किया भैया कार्बोनिल है, अब फिर कार्बोनिल के बाद प्रूफ क्या करेंगे? एल्डिहाइड, ठीक है। तो लिखिए जल्दी से, these two reaction proves it has carbonyl group. These two reaction proves glucose has carbonyl group. अब बेटा ये प्रूफ करना है कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है। ये कैसे प्रूफ होगा? ठीक है। तो बच्चों ग्लूकोज की रिएक्शन की ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ये जो ब्रोमीन वाटर है, ये ब्रोमीन वाटर सिर्फ एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करता है और ग्लूकोज चेंज हो गया ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोज से एक एसिड बन गया ग्लूकोनिक एसिड। यहां से प्रूफ हो गया भैया ग्लूकोज में एल्डिहाइड ही था, क्योंकि ब्रोमीन वाटर या सेंटेंस रिएजेंट इसी को खाली ऑक्सीडाइज करते, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल एक ही है, ठीक है। तो अब आप खाली ये सेंटेंस समझ में आ गया तो अच्छा, नहीं तो याद करेंगे लिख के क्या, कि जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करें या ग्लूकोनिक एसिड का करें, ग्लूकोज या ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करें नाइट्रिक एसिड के साथ, बेटा किस एसिड के साथ करें? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ना एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। किस किस को कर देता है? एल्डिहाइड को भी और प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमें देता है यहाँ सैकेरिक एसिड। इससे बनता है सैकेरिक एसिड। कौन सा एसिड बना? सैकेरिक। और इन दोनों रिएक्शन से जो ये दो लिखी हैं, इन दोनों रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड है और एक 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल जिसे कहते हैं, एक एल्डिहाइड है और एक प्राइमरी अल्कोहल है। इन दो रिएक्शन से ये प्रूफ होता है ग्लूकोज हैज 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड 1 प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन को जब आप पढ़ेंगे या एक बारी सोचेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा इट प्रूव दैट ग्लूकोज हैज 1 एल्डिहाइड एंड 1 प्राइमरी अल्कोहल। बोलो भैया अब समझ में आया? क्लियर है? एक बार सोच के देखो, शायद समझ में आ जाए आपको कैसे इन दोनों रिएक्शन से कैसे प्रूफ हुआ। बेटा ब्रोमीन वाटर सिर्फ एल्डिहाइड को करती है, ठीक है। तो यहां से पहले ही प्रूफ हो चुका है एल्डिहाइड है। उसके बाद ये जो बना है ग्लूकोनिक एसिड और ये जो ग्लूकोज है, ये दोनों के दोनों इसी में आ रहे हैं सैकेरिक एसिड से। अरे मैं मजाक कर रहा यार, हाँ आप बांटो बच्चों में। अरे तो मैं तो मजाक कर रहा था, अभी आ रहा हूं। तो ये हुआ बेटा ग्लूकोज, इससे पहले प्राइमरी मतलब इस ब्रोमीन वाटर रिएक्शन से प्रूफ हो गया एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड प्रूफ हो चुका है। और जब हमने ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड से किया तो नाइट्रिक एसिड किसे किसे ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है और प्राइमरी अल्कोहल को भी। तो इससे चेंज हो गया सैकेरिक एसिड, मतलब 2 COH आ गए। तो यहां से ये प्रूफ हो गया या तो ग्लूकोज में 2 प्राइमरी अल्कोहल है, या फिर 2 एल्डिहाइड है, या एक प्राइमरी एक एल्डिहाइड।
और यहां से पहले प्रूफ हो चुका है एल्डिहाइड एक ही है, एल्डिहाइड एक ही है, तो दूसरा ग्रुप कौन सा है, दूसरा प्राइमरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो इन दो रिएक्शन को लिखने के बाद ये आ जाता है, इन दो रिएक्शन से ये प्रूफ होता है एनालिसिस से कि ग्लूकोज हैज वन एल्डिहाइड एंड वन प्राइमरी अल्कोहल। कोई टेंशन, समझ में आ गया? ये क्लियर है? अब ग्लूकोज में ये सारे लिख लिया आपने, ये वाला पॉइंट कि ग्लूकोज हैज वन एल्डिहाइड एंड वन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये प्रूफ कर चुके हैं ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। अब बेटा प्रॉब्लम क्या आई, जब ये स्ट्रक्चर प्रूफ कर लिया तो उसके बाद ग्लूकोज कुछ मेन रिएक्शन एल्डिहाइड की नहीं शो करता, मेन रिएक्शन एल्डिहाइड की नहीं करता। जैसे बेटा आपको याद है एल्डिहाइड जो होते हैं NaHSO3 से रिएक्शन करते हैं और व्हाइट क्रिस्टल्स बनाते हैं, ये एल्डिहाइड में हमने पढ़ा था, ये एल्डिहाइड या कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। और ऐसे ही ग्लूकोज जो है, अरे मैं लेता ही नहीं यार, तुम्हें पता है मैं लेता हूँ मैं ये नहीं लेता यार, पिज्जा विज्जा मजे ले लो मुझसे, ठीक है। अरे यार तेरे जैसे थोड़ी हूँ यार मैं अच्छा चलो लौट के आओ। तो ये NaHSO3 से जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, व्हाइट क्रिस्टल बनाने चाहिए, लेकिन ग्लूकोज NaHSO3 से व्हाइट क्रिस्टल नहीं बनाता। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, व्हाइट क्रिस्टल नहीं बनाता तो क्या प्रॉब्लम आई भैया, व्हाइट क्रिस्टल या क्रिस्टल बनाना कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी, किसकी, कार्बोनिल की। अभी हमने प्रूव कर दिया ग्लूकोज में कार्बोनिल है, लेकिन अब कार्बोनिल की ये वाली रिएक्शन ये शो नहीं कर रहा। पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाली रिएक्शन ये शो, इसका मतलब कार्बोनिल नहीं है। तो एक कंफ्यूजन, ऐसे 3-4 और पॉइंट है कि खाली एक ये रिएक्शन नहीं, कल परसों आपने एक टेस्ट भी पढ़ा था ग्लूकोज का शिफ्ट रिएजेंट के साथ, क्या था, शिफ्ट रिएजेंट के साथ ग्लूकोज जो होता है, या सॉरी जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं, वो पिंक कलर रीस्टोर करते हैं कार्बोनिल ग्रुप का। तो भैया इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रूफ हो चुका है, एल्डिहाइड प्रूफ हो चुका है, तो ये शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ये शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट, मतलब अभी हमने प्रूफ किया एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड होता तो शिफ्ट से रिएक्ट भी करता, तो अब लग रहा है इसमें एल्डिहाइड नहीं, ठीक। और ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। तो भैया ये दो फॉर्म क्या है, अल्फा बीटा दो अलग अलग क्या है, मतलब ग्लूकोज का जब ऑप्टिकल रोटेशन देखा जाता है, एक का नियरली प्लस 111 डिग्री है, एक का खाली 11 डिग्री है, और बाद में जब पानी में घोलते हैं तो नेट रोटेशन 57 डिग्री ग्लूकोज में मिलता है। यानी ग्लूकोज में दो तरह का रोटेशन अलग अलग है। भैया क्यों है दो तरह का, तो इन सब इंटरप्रिटेशन को देखते हुए एक नया स्ट्रक्चर दिया गया ग्लूकोज का, विच इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज द नीड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें क्यों देना पड़ा, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के पीछे रीजन क्या है। तो बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर के पीछे रीजन क्या आया कि ये कुछ रिएक्शंस जो कार्बोनिल की मेन थी वो ग्लूकोज नहीं देता। बोलो क्लियर है, ठीक। चलो बेटा अब टाइम हो गया, कल हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। कल हमारी पढ़ाई हो, कल अगर कल क्लास होगी तो ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर छुट्टी हुई